यस, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ गए हैं। आप लोगों में से भी किसी को यदि थोड़ा सी भी सर्दी जुकाम, जिसको बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यदि आपको है तो आप छुट्टी लेंगे, घर से ही पढ़ेंगे। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपको घर पे भेजने के लिए, और यदि आप ठीक हो और आ सकते हो तो आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स के कंसेंट के साथ, सभी कंसेंट के साथ आए हो ना आप सभी? ओके। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। दोनों शब्द ऐसे हैं, द वर्क एंड एनर्जी, द बोथ टर्म्स यू आर वेरी फेमिलियर विद बोथ ऑफ द टर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? एनीबॉडी? काम जो हम बोलते हैं। आज स्कूल में बहुत वर्क मिला है, होमवर्क। बच्चा सबसे ज्यादा, सबसे हेड किस शब्द से करता है? होमवर्क। छोटा होता है तब से उसको वर्क मिलता है, तो होमवर्क से बहुत ज्यादा बच्चा उगता जाता है। क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? विंटर ब्रेक आई तो विंटर ब्रेक का वर्क, दीपावली आई तो दीपावली का वर्क। कभी आपसे पूछते होंगे कि आपके पापा क्या वर्क करते हैं, है ना? तो वर्क मीन्स व्हाट? क्या मतलब होता है वर्क का? यस, एनीवन? बोलिए कोई। नहीं? बच्चों, वर्क का के दो मीनिंग है। फर्स्ट है बच्चों डे टू डे मीनिंग ऑफ वर्क। डे टू डे मीनिंग ऑफ वर्क का मतलब होता है एनी एक्टिविटी जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ आप करते हो। आप खाली बैठे हो तो कोई वो वर्क नहीं कहलाता है। हम बैठे हैं खाली, कोई वर्क नहीं। लेकिन यदि कोई आप वर्क करते हो, मतलब उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, या तो अर्निंग के लिए होता है, तो हम कहते हैं पैसा कमाने के लिए हम ये वर्क कर रहे हैं, है कि नहीं? और या फिर वो होता है कोई ऑब्जेक्टिव के साथ, कि जैसे आप होमवर्क कर रहे हो तो कुछ सीखने के लिए कर रहे हो, कोई और तरह का वर्क है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो जब डे टू डेली हम लोग कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिसका कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन साइंस? व्हाट इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क? साइंस में हम वर्क किसको बोलेंगे? तो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स। वेन एवर हम लगाएं, चाहे और कोई फोर्स लग रहा है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, और फोर्स लगने से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? फोर्स की डायरेक्शन में मूव होता है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। अब जैसे ये दीवार है, अब मैं इसको धक्का दे रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स, बट ये क्या मूव कर रहा है क्या? नो। सो मीन्स व्हाट इज द वर्क डन बाय मी? जीरो। मैं लाऊं किसी लेबर को और कहूं ये दीवार है, इसको धक्का दे के मुझे वहां पहुंचाना है, और वो रोज पूरे दिन भर धक्का देगा, क्या वो थकेगा? सारे दिन वर्क करने का थकेगा क्या वो? थकेगा तो शाम को पैसे मांगेगा कि लाओ मैंने बहुत सारा वर्क किया है। बट मैं क्या बोलूंगा? तेरा वर्क डन जीरो है। क्यों वर्क डन जीरो है? बिकॉज यू हैव अप्लाइड फोर्स, बट द ऑब्जेक्ट डू नॉट move. When the object moves in the direction of force, then work is said to be done. बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा बच्चों में आपको। ओके, सबसे पहले वर्क का साइंटिफिक मीनिंग आप समझने की कोशिश कीजिएगा। What do you mean by work in science? In science, work is said to be done when a force is applied on an object and the object moves in the direction of force. एक छोटा बच्चा खिलौना गाड़ी लेके चलता है, तो वो हाथ से क्या लगा रहा है? फोर्स। उसने एक रस्सी पकड़ रखी है और वो खिलौना गाड़ी उसकी डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, जमीन पे खींच रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्क डन। अब जो इस सेंस में हम देखते हैं, तो जितने भी फिजिकल वर्क, डे टू डे लाइफ में बात करें, फिजिकल वर्क को हम वर्क बोल सकते हैं। कोई इंसान है, धक्का दे रहा है, पत्थर को उठा के वहां ले जा रहा है, कोई मजदूर ईटे को उठा के ले जा रहा है, तो वो फोर्स लगा रहा है और लेके जा रहा है क्या नहीं? फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों बातें वहां पर है। लेकिन कोई कैशियर बैंक में बैठा बैठा कुछ कैश गिन रहा है, या कुछ बैठा बैठा सोचने का काम कर रहा है, तो जो मेंटल वर्क है,
उसको हम साइंस में कोई वर्क नहीं मानते। साइंस में वर्क की 3 कंडीशंस हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। 2 कंडीशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। क्या? पहला, फोर्स होना चाहिए। यदि फोर्स ही नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, मैंने एक पेंसिल यहां रखी और ये थोड़ी सरका दी, पेंसिल नीचे गिरी, क्या मैंने वर्क किया? डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, क्योंकि फोर्स वो लगा रहा है। मैंने कोई वर्क डन नहीं किया। बात समझ रहे हो आप लोग? है ना? मेरे को कहा कि यार ये इतनी सारी ईंटें हैं, पत्थर हैं, इसको नीचे पहुंचाना है, तो मेरे लिए वो इजी वर्क हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे को फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, या ऑलमोस्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। क्यों? मुझे थोड़ा सरकाना है, बाकी ग्रेविटी ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। ठीक है ना? लेकिन यदि कहा जाए कि नहीं, नीचे पत्थर पड़े, उसको आपको ऊपर लाने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्क के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी अ फोर्स। फोर्स होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। अच्छा, ओनली फोर्स लगेगा तो वर्क डन कहलाएगा क्या? नो। फोर्स के साथ साथ दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या होनी चाहिए बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी एग्जांपल्स बताया आपको कि बहुत फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या कहलाएगा? 0। बहुत मैसिव स्टोन है, आप उसको धक्का दे रहे हो, आप यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्टोन, बट स्टोन इज नॉट मूविंग एट ऑल, मीन्स द वर्क डन बाय यू इज 0. Is it clear? So what is the formula to find out work, how much work you have done on the stone, on the particular object? Work is equal to force multiplied by displacement. Force multiplied by displacement. अब हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, चलिए कोई एक बच्चा जोर से एग्जाम्पल को पढ़िए। किसकी आवाज तेज है? 11.1. हाँ, 11.1. यस, मानस। A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. Figure 11.2. If the force acts on the object all through the displacement, then work done is 5 Newton into 2 meter. ये आपने सॉल्यूशन भी बता दिया। हाँ, ओके। तो क्या आपको समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है? बच्चों ये आपका बुक का एक ब्लू क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, नहीं एग्जाम्पल है शायद ये। एग्जाम्पल 11.1 आप लोगों ने पढ़ा। क्या है? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है? 2 मीटर, और कॉन्स्टेंटली 5 न्यूटन उस पर काम करता जा रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 5 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। सो आंसर आया 10। अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो हमको नहीं पता, हम तो इससे यूनिट निकालेंगे। वेरी गुड, किसी ने बिल्कुल सही बताई। तो फोर्स की वर्क की यूनिट क्या होगी? आप उसके फॉर्मूले से पता लगाओ। वर्क इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, न्यूटन मीटर। बट न्यूटन मीटर को हमने एक, क्योंकि बार बार हमारे ये काम आती है वर्क की यूनिट, तो हम लोगों ने उसके लिए एक स्पेशल टर्म और डेडिकेट की है। वो क्या है? जूल। एक साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट। ओके, तो वर्क की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? न्यूटन मीटर और जूल, बोथ आर सेम। ओके, कैन यू डिफाइन 1 जूल? 1 जूल किसको बोलेंगे? 1 न्यूटन मीटर। When a force of 1 Newton is applied on an object moves by 1 meter, then work is said to be 1 joule. क्या आपको सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? 1 जूल की डेफिनेशन हम 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर से निकाल सकते हैं। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स बाय 1 मीटर। 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव कर रहा है, तो वर्क डन कितना हुआ? 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल। एनी प्रॉब्लम? बच्चों फटाफट कंक्लूड करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क, दैट इज डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक वर्क। व्हाट इज वर्क? Work is said to be done when
A force is applied on an object and the object moves in the direction of force. क्लियर? पहला ये पढ़ा. फिर हमने पढ़ा वर्क का फॉर्मूला क्या है. अब वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. फिर हमने पढ़ा वर्क की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर और जूल. क्लियर? अब हमारी बुक में एक एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन है, पढ़ के देखें आप सभी. हाँ, कोई पढ़ो जोर से एक जना. A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter. How much force is applied on the object? 7 Newton. And how much object moves? 8 meter. Okay. In the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? What is the work done in this case? 54 Newton meter 56. 54, 56. 56. Work is equal to force multiplied by displacement. Force is 7, displacement is 8. 7 8 ja 56 Newton meter और 56 joules. That is answer. क्या आपको इजी लगा? बहुत सिंपल लगा ये? ओके. अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात मैं आपको बताने वाला हूं, सभी सुनेंगे. अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. लाए हो सभी? भूल गया? ओके, चलिए. खराब हो गया? तो बच्चों सुनो, वर्क आपने अभी समझा बहुत इजी शब्दों में, बट अब एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मेरी डेफिनेशन में ये बात आ रही थी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. या डायरेक्शन की बात आप थोड़ी सुनो. जैसे मान लीजिए ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है ये वाटर बॉटल. मैं यहां से लगा रहा हूं फोर्स लगाने पर ये किधर मूव करी? फोर्स की डायरेक्शन में. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स की एक डायरेक्शन होती है. फोर्स लगा रहा हूं, किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. फोर्स इस डायरेक्शन में. और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में. तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. क्या होता है वर्क डन? पॉजिटिव. क्या वर्क डन नेगेटिव भी होता है? हाँ, चलो मैं समझाता हूं. अब देखो, मैंने यूं रख दी. अब मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन फोर्स ऊपर लगाने पर भी ये बोतल भारी है. बोतल कहां जा रही है? नीचे. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मी? इन दिस डायरेक्शन. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर. कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री. कितने डिग्री का? 180 डिग्री. तब वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तब हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय माइनस एस. फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय माइनस एस. तो माइनस एफ एस. तो वर्क डन में बी पॉजिटिव, वर्क डन में बी नेगेटिव. अब एक और स्पेशल केस जो आपको और सोचने पर मजबूर कर देगा. सुनना चाहते हो सभी? बच्चों समझो, मैंने किसी पर फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया. मैं यूं फोर्स लगा रहा हूं. आप समझो बच्चों, जैसे आपने कभी देखा होगा एक मार्बल है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना अंटी है, कांच की ग्लास बॉल. ओके, अब ये मार्बल है. अब मैंने इसको यूं मारा सीधा, और सीधा मारने पर वो तो इधर गया. कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कभी किसी चीज को फोड़ने के लिए मारा और वो इधर चला गया, सीधा नहीं लगा. तो बच्चों, यदि कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने डिग्री का एंगल हो? 90 डिग्री का. फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन 90 डिग्री पे. तब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 0. चाहे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, चाहे 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी वर्क डन क्या होगा? 0. ये एक ऐसा स्पेशल केस है बच्चों. इस केस में न तो फोर्स 0 है, न डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर भी वर्क डन 0 हो सकता है. कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो,
तब फोर्स कितना भी हो, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, वर्क डन क्या होगा? जीरो। अब आप ये सोचेंगे, यदि आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचेंगे तो ये कैसे हो रहा है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री समझानी पड़ेगी। क्या आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं? क्या कभी ट्रिग्नोमेट्री सुनी है आपने? थोड़ा बहुत जानते हो आप? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स एंड डिफरेंट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो हम उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग रेशो होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग रेशो। और कौन सा ट्रायंगल हम पढ़ेंगे? राइट ट्रायंगल। क्या मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं अभी? तैयार हो सभी? थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको, क्लियर? सुनेंगे सभी। तीनों पेन दे देना बेटा। ये देखिए बच्चों, हमारे पास 3 पेन है। दिख रहे हैं आपको? ये दिख रहे हैं? कितने पेन है बच्चों? 3। आ जाओ परम, लेट के सोगे बेटा। अच्छा, मैंने डाल दिया था बेटा ग्रुप। ओके, नो प्रॉब्लम। बच्चों देखो, ये रहा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ओके, तो बच्चों देखेंगे इधर, ये है राइट ट्रायंगल। परम क्या है ये? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स को क्या क्या बोलते हैं आपको पता है? चलो मुझे बताओ। नीचे की साइड क्या बोलेंगे हम? बेस। इसको हाइट या परपेंडिकुलर, करेक्ट, परपेंडिकुलर। और इसको हाइपोटेन्यूज। सभी जानते हो। बच्चों में आपको ये बताओ, इसमें कौन सी एक चीज है जो फिक्स है? हाइपोटेन्यूज। क्या बेस और परपेंडिकुलर बदल सकते हैं? कैसे? यदि मैंने इसको यूं कर दिया तो अब आप कहोगे कि ये बेस हो गया, और मैंने यूं कर दिया तो कहोगे कि ये बेस हो गया। ऐसा नहीं चलता है बच्चों। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 90 का एंगल है और जो एंगल दे रखा होगा, यदि इस एंगल के लिए आप निकाल रहे हो, मैं अभी जब मैं बनाऊंगा ना तो शायद ट्रायंगल बना दूंगा, या मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर और समझा दूंगा। जब ये एंगल दे रखा हो, इसके ये वाला और इसके इस पेन के बीच का ये एंगल यदि दे रखा हो, तो इसके लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। यदि ये एंगल दे रखा हो, भले इसको यूं ही रखा हो, तो कैसे बोलते हैं पता है? ये थीटा एंगल है, ये फाई एंगल है। कभी थीटा ईटा नाम सुने क्या आप लोगों ने? सुने है ना? ओके, तो चलो मैं आपको अभी थोड़ा इजी में मैं समझाता हूं कि ये जो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स के हम एब्रीविएशन, स्टार्ट के नाम याद रखते हैं, एक एक लेटर देते हैं। बेस को क्या बोलेंगे? बी। परपेंडिकुलर मतलब पी, और हाइपोटेनियस मतलब एच। ओके, तो अब हम इसके नाम रखते हैं पी, बी और एच। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो तीनों हैं, इनके रेशो क्या होंगे? जब P और B का रेशो हो, B और P का रेशो हो, B और H का रेशो हो, H और B का रेशो हो, H को P का हो, P को और H का हो, तो ऐसे रेशोज को हमने अलग अलग नाम दे रखे। क्या दे रखे बच्चों? नाम दे रखे। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। अब यहां पर देखोगे, मैं उस समय कोशिश करूंगा लिखने की, तो यहां पर लिखा है पंडित, बद्री, प्रसाद। पंडित का पी, बद्री बेस, और प्रसाद वापस पी, परपेंडिकुलर। और नीचे हर हर भोले, तो P अपॉन H साइन थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? साइन थीटा। B अपॉन H कॉस थीटा, और P अपॉन B टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा कहलाता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा कहलाता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कहलाता है कॉट थीटा। तो ये हो गए 6 रेशोज। कितने रेशोज हुए? 6। अभी आपके लिए एकदम नया हो गया, कि सर को समझ में एकदम नहीं आ रहा। तो मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल के जो आर्म्स हैं, साइड्स हैं, इनके साइड्स के रेशो को हम अलग अलग नाम देते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। ये मैं आपको लिख के भी दे दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों? तो यहां पर जब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, इसकी भी एक इंडेक्स है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा, पूरी टेबल आपके अपनी बुक में, अपने वीडियो में।
तो बच्चों क्या होता है कि cos थीटा की जो वैल्यूज है वो 3 वैल्यूज में आपको बताना चाहता हूं। cos 0 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो cos की वैल्यू क्या हुई और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। क्या समझ में आया? क्यों होती है ये समझ में नहीं आएगा अभी आप, कोई बात नहीं, पर वैल्यूज ये आपको याद रखनी है और बहुत जल्दी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले बच्चों। 10th में तो पूरा चैप्टर है आपके, 9th में भी होगा शायद ट्रिग्नोमेट्री, नहीं है? ओके, तो 10th में तो आपको डिटेल पढ़नी है। तो अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, हमारी बुक में इतना कुछ भी नहीं दे रखा है ना, यहाँ पर cos थीटा का नाम ही नहीं लिखा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे ये समझें कि कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है, कब वर्क डन 0 होता है और उसका cos थीटा से क्या लेना देना है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, लीजिए, अब मैं आपको वर्क डन का एक नया फॉर्मूला बताऊंगा, न्यू फॉर्मूला, और हम कहेंगे ज्यादा रियलिस्टिक फॉर्मूला क्या है, वो है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला है? एफ एस कॉस थीटा। एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट और थीटा एफ और एस के बीच का एंगल। थीटा क्या है? एफ और एस के बीच का एंगल। अब 3 वैल्यूज आप लिख लीजिएगा अच्छे से। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, लिख लो। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा बेटा, वीडियो में भी लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1। इसीलिए अब आप अप्लाई करो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो cos 0 डिग्री वैल्यू क्या हो गई 1 fs। cos थीटा की वैल्यू cos 0 डिग्री की 1 तो fs ही रह गया। cos 90 डिग्री, अब आप फॉर्मूला बनाओ fs cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो fs कितना भी हो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। और अगला फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, fs, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है cos 180 -1, तो फोर्स क्या हो जाता है नेगेटिव, वर्क डन क्या हो जाता है नेगेटिव। तो बच्चों अब मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा। वर्क डन मे बी पॉजिटिव, वर्क डन मे बी नेगेटिव एंड वर्क डन मे बी 0। Even there is force and displacement, both are there, still work done can be 0 if the angle between force and displacement is 90 degree. Is there any question? बच्चों ये हमारी बुक में मैं आगे बताऊंगा, ये एज इट इज क्वेश्चंस भी है हमारी बुक में। मैं फटाफट कंक्लूजन करता हूं बच्चों, जो नहीं आए उनके लिए भी वीडियो आप सब भी सुनिएगा अच्छे से। आज हमने पढ़ा वर्क क्या होता है। अब वर्क हमारे बहुत सारे घर में, मम्मी कहती है मेरे तो बहुत सारा वर्क है क्या नहीं, और पापा कहते हैं मेरे भी बहुत वर्क है, और आपके भी होमवर्क मिलता ही। तो ये हमारे डे टू डे वर्क है जो हम किसी ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज वर्क। बट साइंटिफिक वर्क इससे बहुत अलग है। व्हाट इज साइंटिफिक वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। बट बड़ा फॉर्मूला क्या है जो अभी हमने पढ़ा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जब एफ और एस में एंगल 0 डिग्री हो तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस, जो हमारी बुक में दे रखा है। जब एफ और एस में एंगल 90 डिग्री हो तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, एफ एस कॉस 90 डिग्री 0। और जब वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री हो तो एफ एस 1 cos 180 डिग्री दैट इज -1, तो हो जाएगा -1। वर्क डन में भी पॉजिटिव, वर्क डन में भी 0, वर्क डन में भी नेगेटिव। इज इट क्लियर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? जूल और न्यूटन मीटर। डिफाइन 1 जूल। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन a force of 1 Newton is applied on an object and the object moves by 1 meter. Is that clear? तो आज हम लोगों ने वर्क डन की बहुत सारी बातें पढ़ी,
पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होता है ये भी सारा पढ़ा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, सारी एक्टिविटी देख के आएंगे। कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में डालिएगा, ग्रुप को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए, ठीक है? ओके, थैंक यू।